नमस्कार दोस्तों। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रैक्टिस सीरीज। पहले हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। तो ये पेपर है आज का 24/8/2021। 2021 में ये पूछा गया था। हाँ, और 21 का देखेंगे, 22 का भी देखेंगे। तो आज हम लोग पहले 21 का सॉल्व करते हैं। 21 में पहला पहला क्वेश्चन आया था, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का काल क्रमानुसार सही क्या है। पहला ऑप्शन था शेषा सूरी, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश। वही इल्तुतमिश का देखें तो इल्तुतमिश 1211 से 1236 तक शासन किया था, और अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 से 1316 तक शासन किया था। और शेषा सूरी के देखते हो जो कि 1540 से 1545 ईस्वी तक शासन किया था। अकबर ने 1556 से 1605 तक शासन किया था। तो सबसे पहले शासनकाल 1211 में इल्तुतमिश ने किया था। तो इल्तुतमिश मतलब ये ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या था, निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे। तुकाराम, चैतन्य, नामदेव, शंकराचार्य। तो वहीं अगर इनके शंकराचार्य का जन्म देखें, शंकराचार्य जो कि 788 से 820 के बीच में थे, और चैतन्य 1486 से 1534 के बीच में थे। तुकाराम 1608 से 1650 के बीच में थे। नामदेव 1670 से 1350 के बीच में थे। हाँ, तो शिवाजी के समकालीन कौन था? तुकाराम जी थे। तुकाराम। तो उसका आंसर हो जाएगा तुकाराम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग थे। वारेन हेस्टिंग। और बंगाल गवर्नर जनरल के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। लॉरेन वारेन हेस्टिंग जो होता है, इनका समय काल था 1774 से 85 तक थे। कलकत्ता में एक मदरसा की स्थापना किया था इन्होंने। लॉर्ड लिटन 1876 से 1880 के बीच में इनका कार्यकाल रहा है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इन्होंने लागू किया था। और लॉर्ड रिपन जो थे 1880 से 84 के बीच में थे। ये प्रथम नियम जाति गणना पे काम किया था। लॉर्ड क्लाइव जो थे बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। सन 1773 के रेगुलेशन एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल का पद 1873 के भारत के शासन अधिनियम चार्टर एक्ट द्वारा भारत के गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चरक संहिता संबंधित है। चरक संहिता किससे संबंधित है? ये मेडिसिन से संबंधित है। मेडिसिन। चरक संहिता एक प्रसिद्ध आयुर्वेद विज्ञान। चरक एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक का नाम था, आयुर्वेद विद्वान थे। कनिष्क कुषाण वंश के राज दरबार में रहते थे। इनकी प्रसिद्ध रचना चरक संहिता थी। इनकी प्रसिद्ध रचना जो थी क्या थी? चरक संहिता। इसमें रोगनाशक एवं रोग निरोध औषधि का उल्लेख किया गया था। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन जोड़ा सही नहीं है? इसमें 20 सीट 261 में ये 78 622 1709। इसमें 261 कलिंगी हुआ था, ये सही है। और AD 78 में शक संवत की शुरुआत हुई थी, ये भी सही है। AD 622 मुस्लिम युग की शुरुआत हुई थी, ये भी सही है। 1709 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, ये गलत है। औरंगजेब की मृत्यु जो है 1707 ईस्वी में हुई थी। वो मुगल वंश के अंतिम प्रतापी बादशाह थे। इसका मुकबरा औरंगाबाद में स्थित है। इनकी पत्नी का नाम था रबिया दौरानी की स्मृति में ताजमहल का मकबरा बनाया था। लाल किले के भीतर मोती मस्जिद भी बनवाई थी इन्होंने। 78 ईस्वी में संवत की शुरुआत कुषाण शासक कनिष्क ने की थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इसमें से कौन भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन तो दादा भाई नौरोजी थे, ये तो पता है।
दादा नौरोजी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। दादा भाई नौरोजी उनके कार्यों के सम्मान में भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। इन्होंने 1851 में रहनुमाई माजदायान सभा, रफ्तर गुप्तर शतपत्र, 1866 में ईस्ट इंडियन एसोसिएशन लंदन में स्थापना एवं 1886, 1893 और 1906 में 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। इनकी प्रसिद्ध रचना जो थी पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? सन 1915 से 16 के में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल की स्थापना हुई? किसकी स्थापना हुई? 2 होम रूल की। होम रूल की स्थापना हुई थी एनी बेसेंट जी थी और लोकमान्य तिलक जी थे। ठीक है, और इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। भारत में होम रूल की स्थापना का प्रयास एनी बेसेंट एवं बाल गंगाधर तिलक ने किया। अप्रैल 1916 में तिलक तथा सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने होम रूल की स्थापना की। तिलक ने मराठा एवं केसरी तथा एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ एवं न्यू इंडिया नामक समाचार पत्र निकाले। एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी जो 1917 में अध्यक्ष बनी, जबकि तिलक कांग्रेस के कभी अध्यक्ष नहीं बने। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है मैच द फॉलोइंग। हाँ, तो इसमें 4 ऑप्शन है मैच कराने। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? राजा राय मोहन राय ने। ठीक, और रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? ये स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना किया था ये दयानंद सरस्वती। ठीक है, और सत्यशोधक समाज के तो ये तो सबको पता होगा, सत्यशोधक ज्योतिबा फूले ने किया था। ठीक है, इसमें थोड़ी सी जानकारी और देख लेते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना तो राजा राममोहन ने कब किया था? 1828 में किया था। आर्य समाज की स्थापना किसने की? दयानंद सरस्वती ने किया था। कब किया था? 1875 में किया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? विवेकानंद जी ने किया था। कब किया था? 1897 में किया था। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने? ज्योतिराव फूले ने 1873 ईस्वी में किया था। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। करो और मरो का नारा किसने दिया था? इसने तो महात्मा गांधी जी ने दिए थे, ये तो पता है सबको। इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन 1922 में के समय दिया था। यह आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू किया गया था। भारत छोड़ो का नारा भारत छोड़ो का नारा जो है यूसुफ मेहर अली ने लिखा था। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसने किया? इसमें राजेंद्र प्रसाद जी ने, ये ऑप्शन सही है। इसमें थोड़ा देख लेते हैं। 1939 में जब कांग्रेस अध्यक्ष पद के चयन हेतु मतभेद उत्पन्न हो गया था तो बोस एवं पटाभी सीतारामैया के मध्य हुए चुनाव में सुभाष चंद्र बोस तो विजयी हुए, लेकिन परंतु कांग्रेस कार्यकारिणी के सदस्य एवं गांधी जी के विरुद्ध स्वरूप उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया। बोस के पद त्याग के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के कार्यकारिणी अध्यक्ष बनाए गए। इस घटना को त्रिपुरी संकट के भी नाम से जाना जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा था सलाल पन बिजली योजना किस नदी पे है? सलाल पन बिजली, हाँ, तो इसे ये चेनाब नदी पर स्थित है। क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके तथ्य देख लेते हैं। परियोजना और कौन सी नदी पे है? ब्यास परियोजना जो है हमारा ब्यास नदी पे है, और रंजीत सागर परियोजना रावी नदी पे है। सलाल बिजली परियोजना चिनाब नदी पे है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पे है। दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पे है। मुगलहारी परियोजना चिनाब नदी पे है। ठीक है, बसंत ऋतुएं होती हैं। बसंत विषुवत होती है। वर्नल इक्विनेक्स टेक प्लेस ऑन 21 मार्च को, 21 मार्च को होती है। भारत में बसंत विषु किस समय 21 मार्च को होती है। इस समय सूर्य भूमध्य रेखा का लंबवत चमकता है। इस समय उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है? राजस्थान में खेतड़ी परियोजना
जो खेतड़ी परियोजना है, ये किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ये खेतड़ी परियोजना जो है तांबा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है ये। यह स्थल राजस्थान के झुंझुनू जिले में स्थित है। खेतड़ी नगर का निर्माण भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र की कंपी कंपनी हिंदुस्तान कापर लिमिटेड ने किया था। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? काजीरंगा तो असम में है। असम में है। और कुछ और देख लेते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। कान्हा तो मध्य प्रदेश में है। पेरियार केरल में है। सुंदरबन नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं? हाँ, इसमें गंगा नदी भी है और ब्रह्मपुत्र नदी है। ये क्या है? हिमालयी नदी तंत्र का हिस्सा है। कुछ तथ्य जान लेते हैं। इसमें ऑप्शन बी सही है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं, ठीक। जबकि कावेरी एवं गोदावरी दक्षिण भारत की नदियां हैं। गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गौमुख से निकट गंगोत्री हिमनद तथा ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील के पास चेम्यूंग ग्लेशियर से हुआ है। गोदावरी नदी का उद्गम पश्चिमी घाट के त्रयंबक पहाड़ी से तथा कावेरी नदी का उद्गम पश्चिम घाट के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। बैंक रेट मीन्स बैंक दर क्या होता है? बैंक रेट होता है देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं। बैंक दर का तात्पर्य है देश के केंद्रीय बैंक द्वारा वाणिज्य बैंक से ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। जिस सामान्य ब्याज दर पर रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्य बैंकों का पैसा उधार दिया जाता है, बैंक दर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है। यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सीजन पर क्या असर होगा? ऑप्शन ए है कोई असर नहीं होगा। ऑप्शन बी है घट जाएगा। ऑप्शन सी है बढ़ जाएगा। डी कोई नहीं। इसमें ऑप्शन सी सही है, बढ़ जाएगा। यदि आरबीआई नगद कोषानुपात CRR घटा देती है तो साख सृजन में वृद्धि होगी। वाणिज्य बैंकों को अपनी कुल जमा एवं निश्चित अंश आरबीआई के पास रखना पड़ता है। इस अंश को निर्धारण केंद्रीय बैंक समय समय पर करती रहती है। यदि केंद्रीय बैंक CRR में वृद्धि करती है तो वाणिज्य बैंकों के पास कम नकदी रहती है, जिससे साख सृजन में कमी होती है। यदि CRR कमी की जाती है तो साख सृजन बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। इसमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? तो इसमें होता है पूंजीवादी कैपिटल। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में संसाधन पर निजी क्षेत्र का अधिकार होता है। आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। 100 रुपये का नोट किसके हस्ताक्षर होते हैं? देखो, 1 रुपये से बड़े सभी नोटों पर आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। 1 रुपये का नोट पर वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। लेकिन सिक्का, ध्यान देना, किसी सिक्का पे किसी का हस्ताक्षर नहीं होता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है ऐसा। क्वेश्चन नंबर 20 देखें। फेमा का पूर्ण रूप क्या है? फेमा का पूर्ण रूप है ये फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है। ये क्या होता है? फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1973 का ये एक्ट है। 2000 में फेमा एक्ट फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में बदलकर नए स्वरूप में प्रस्तुत किया गया था। यह अधिनियम पूरे देश और भारत के बाहर संचालित होने वाले निकाय कॉरपोरेट की उन सभी शाखाओं और एजेंसियों पर लागू होता है जिनके नियंत्रण मालिक एक भारतीय निवासी हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? ऑप्शन ए स्टेट में, ऑप्शन ए राज्य सूची में, ऑप्शन बी समवर्ती सूची में, संघ सूची में, कोई नहीं। तो ऑप्शन ए सही है, राज्य सूची में। भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं
स्वच्छता राज्य सूची में शामिल है। संविधान की 7वीं अनुसूची के विषय को बंटवारा 3 सूचियों संघ सूची, राष्ट्र सूची, समवर्ती सूची में किया गया है। संविधान के लागू होने के समय संघ सूची में 97, वर्तमान में इसमें 100 है। राज्य सूची में 6000, वर्तमान में 61 है। समवर्ती सूची में 47, इसमें 52 विषय प्रदान किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है। मूल अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो इसमें से कोई नहीं। इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व सही है। भारत में ये क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था की चर्चा संविधान के भाग 4 राजनीतिक राज्यों के नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 40 में की गई है। संविधान के भाग 3 में से मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से 35, भाग 4 के राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 35 से 51 तथा भाग 4 के खंड क में मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 का की चर्चा है। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है। तो शिक्षा का अधिकार ये आर्टिकल 21A से संबंधित है। ठीक है, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। इस चीज़ का संबंध 21A से है। ये प्रावधान 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से जोड़ा गया। अनुच्छेद 19 एक वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार तथा अनुच्छेद 29 जो है संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? निम्नलिखित में किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव, तो इसे तो सभी जानते हैं, किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। और भीमराव अम्बेडकर जो थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे तथा BN राव, जो इसमें जो BN राव दिया है ऑप्शन में, BN राव संवैधानिक सलाहकार की भूमिका निर्वाह किया था। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक के हित में निहित है? ये अल्पसंख्यक के हित में आर्टिकल 29। और आर्टिकल 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। आर्टिकल 24 में क्या है? 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को कारखानों तथा खाद्यान्नों में नियोजन पर प्रतिबंध है। आर्टिकल 29 में क्या है? भारत के क्षेत्र में रहने वाले किसी भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि एवं संस्कृति का संरक्षण कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अब 26 आगे साइंस के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। ठोस चालक में धारा प्रवाह होती है। ठोस चालक में ये इलेक्ट्रॉन होता है। ठोस चालक में धारा का मुख्य इलेक्ट्रॉन होता है। धारा मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? जे थॉम्सन ने किया था। इलेक्ट्रॉन जो एक परमाणु में किसी कक्षा में नहीं होते हैं, बल्कि स्वतंत्र रहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। प्रकाश वर्ष ये तो सभी जानते हैं किसकी है? दूरी की है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन वैक्यूम ड्यूरिंग 1 ईयर, एक साल में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई कुल दूरी, ये क्या है? प्रकाश वर्ष कहलाती है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम यह भी है। ब्लीचिंग पाउडर को किस नाम से जानते हैं? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaCl2। अब कुछ नाम और हैं, ध्यान देते हैं। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, साधारण नाम क्या कहते हैं? ब्लीचिंग पाउडर। कैल्शियम सल्फेट को क्या? जिप्सम। सोडियम क्लोराइड को बेकिंग सोडा भी कहते हैं या खाने वाले सोडा भी कहते हैं। सोडियम कार्बोनेट का साधारण नमक कहते हैं। ये सब गलत दिया हुआ है। सोडियम NaCl, सोडियम क्लोराइड खाने वाला नमक होगा, सोडियम कार्बोनेट, ये थोड़ा यहाँ से गलत दिया है। ठीक है, इसको सही कर लेंगे। वही क्वेश्चन नंबर 29 में आते हैं। 18 कैरेट सोने में खरे सोने के प्रतिशत कहते हैं। 18 कैरेट, देखो जो 24 कैरेट सोना होता है वो 100% शुद्ध होता है। ठीक है, 18 कैरेट का मतलब होता है 18/24 इंटू 100, कितना परसेंट हो गया? 50%। अगर 20 कैरेट बोलता है तो 20/24 इंटू 100 कर लेते हैं। ठीक है, जो आता है वो आंसर हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30। संतरे में कौन सी विटामिन पाई जाती है? तो संतरे में हमारे विटामिन C पाई जाती है। क्यों? खट्टा होता है। संतरे में जो विटामिन C होता है, विटामिन C साधारण खट्टों में पाया जाता है। विटामिन C का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन A का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। इससे क्या होता है?
आँख में जो कमी, इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है वो दूर हो जाता है। अब ये मैथ का क्वेश्चन है। मैथ का क्वेश्चन है, सॉल्व करके नहीं बताएंगे, इसमें लिखा है, थोड़ा हिंट दे देते हैं, आप ट्राई कर सकते हैं खुद से। जैसे इसमें दिया है रूट 197 72 इसको एक समान को भी कर किया जा सकता है, और ऐसे यहाँ पे रूट निकाल के किया जाएगा। जैसे कि इसको 196 का रूट क्या 14 हो गया, और 72.6 और रूट के अंदर इसको इधर ले आएंगे तो 18 बचेगा, रूट हटाएंगे तो 80 स्क्वायर हो जाता है। आंसर क्या होगा 324 हो जाएगा। तो आंसर सी सही होगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। क्वेश्चन नंबर 32 में जैसे दिया है, ये बड़ी कैलकुलेशन है। इसमें देखो, इसमें ज़्यादातर कॉमन दिख रहे हैं। 8,885, अरे सॉरी 885 जो लिखा हुआ है, 885 3 बार लिखा है, 115 लिखा है 3 बार। तो ये क्या बन रहा है, फार्मूला की तरफ बन रहा है। तो इसको ए मान लेते हैं, 885 को ए मान लेते हैं, 115 को बी मान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और नीचे भी देखो सेम मिल रहा है, तो ए स्क्वायर। ये फार्मूला लगा के ओपन कर देंगे। तो इसका फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये फार्मूला होता है। फार्मूला ये हो गया आपका। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये इसका कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद क्या आएगा, ये बच जाएगा ए प्लस बी इक्वल टू 100 क्वेश्चन। तो ये पूरा सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। तो आंसर डी सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 33 जो है कि ये दिया √5 माइनस √3 अपॉन √5 प्लस √3। तो इसको क्या होता है, इसको रेशनलाइजेशन करते हैं, मतलब परिमेयीकरण। इसमें क्या होता है, जो नीचे है प्लस है तो माइनस के साथ, और माइनस होता तो यहाँ प्लस के साथ, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर और माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 5, ये ओपन हो जाएगा, इसको ओपन कर देंगे तो 5 माइनस 3 हो जाएगा, ऊपर 5 प्लस 3 माइनस 2 इंटू √15 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 4 माइनस √15। तो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें तो इसमें क्या दिया हुआ है, टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ गई, दुकानदार की आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछते थे। देखो, पहले घटाया है फिर बढ़ाया है, तो इस तरीके के एक फार्मूला ध्यान रखो, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपान एक्स प्लस सॉरी एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपान 100। यह क्या होता है, आय समतुल्य प्रतिशत होता है। आय में परिवर्तन कितना होगा, -30, मतलब घटाया कितना -30, बढ़ाया कितना +13 -13। तो जितना सॉल्व करने पे आएगा, अगर नेगेटिव में आ रहा है तो 16% कमी होगी, अगर पॉजिटिव में आता है तो ये वृद्धि दिखाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 में देखते हैं। 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र 18 वर्ष है। अगर कोच कोच की उम्र भी इसमें शामिल कर दिया तो औसत उम्र 20% बढ़ जाती है। तो कोच की उम्र क्या होगी, तो इसको अज्यूम कर लेते हैं, कोच की उम्र कितना है 100 वर्ष है। कुल उम्र औसत, तो कुल उम्र निकालेंगे तो औसत उम्र में जितनी संख्या उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ, अब जितनी संख्या उसमें मल्टीप्लाई कर दिए, प्लस जो कोच का उम्र है उसको ऐड कर दिए, और 5 लोग हो गए, 5 लोग से मल्टीप्लाई कर दिए तो इतना आ गया। तो इसे सॉल्व करेंगे तो 100 = 37 ईयर आएगा। तो इससे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। अब आगे हिंदी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 36 में देखते हैं, एकल का विलोम पूछा है। एकल का विलोम जो है बाहुल्य होता है। तो कुछ और देख लेते हैं। पर्याप्त का विलोम क्या होता है, अपर्याप्त होता है। अकेला का दुकेला होता है। उपयुक्त का अनुपयुक्त होता है। दर्प का पर्यायवाची, दर्प का पर्यायवाची देखो, अहंकार, दम्भ, घमंड, मान, अभिमान, गर्व, ये सब किसका होता है, दर्प का पर्यायवाची। विरथा का पर्यायवाची देखते हैं, दुख, वेदना, विपदा, शोक, खेद, कष्ट, संताप, अफसोस। स्वाभिमान का पर्यायवाची होता है आत्मगौरव, आत्मसम्मान। अच्छा, दर्प का ऑप्शन क्या सही है, बी सही है। क्वेश्चन नंबर 38 में देख लें, मन को हरने वाला, जो मन को हर लेता है। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, मनोहर। मन को हरने वाला मनोहर। मर्म तक पहुँच कर उस पर अनिष्ट प्रभाव डालने वाला क्या होता है, मर्मान तक। जो मद में उन्नत हो, मदमस्त होता है। गागर में सागर मतलब थोड़े में बहुत बहुत बातें कहना, उसे कहते हैं गागर में सागर। अल्पभाषी, कम बोलने वाला।
अंग अंग मुस्कुराना बहुत प्रसन्न होना, लोहा मानना हार मानना, कागज में सागर बनने के साथ बहुत थोड़े में बहुत काम करना। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 का। क्वेश्चन नंबर 40 जो है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें शुद्ध वर्तनी जो है, महत्वाकांक्षा नहीं, महत्वाकांक्षा नहीं होता है, महत्वाकांक्षा ये भी नहीं होता है, महत्वाकांक्षा ये होता है, ये सही है। हाँ, महत्वाकांक्षा नहीं होता है, गलत है। अंग्रेजी देख लेते हैं। इंग्लिश में क्या है कि थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, रीडिंग एक बार देख लेते हैं। नेहरू वाज मैनी साइडेड पर्सनालिटी, ही एंजॉय रीडिंग एंड राइटिंग बुक्स एज मच एज ही एंजॉय फाइटिंग पॉलिटिकली एंड सोशल एविल और रजिस्टिंग tyranny. In him the scientist and humanist were held in perfect balance, while he kept looking at social problem far from a scientific standpoint. He never forgot that we should nourish that total man. As a scientist, he refused to believe in benevolent power interested men affair, but as self-proclaimed non-believer, he loved offering. He faith life and the beauty of the nature. Children he adopted. Unlike Wordsworth, he did not see them telling cloud glory from their recent sojourn in heaven. He saw them as blossom for bosom of promise and renewal, the only hope for mankind. तो इसमें क्वेश्चन में 41 में क्या पूछा है, अ मैनी साइडेड पर्सनालिटी मीन्स। तो ऊपर देखे थे हम लोग, अ पर्सनल हैविंग वेरियस इंटरेस्ट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस पेज गिवन इन द सेकंड सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ, पंडित नेहरू एंजॉय द रीडिंग राइटिंग फाइटिंग पॉलिटिकल सोशल एविल, सो that many side of the personality refer to a person having various interests. Pandit Nehru enjoy. Pandit Nehru doing all these of the much more. क्या, रीडिंग राइटिंग बुक्स, फाइटिंग पॉलिटिकल एंड सोशल, रजिस्टिंग टायरनी, ये सब मतलब कि इनके लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट पंडित नेहरू पॉइंट्स ऑफ व्यू। तो इसमें क्या हो जाएगा, साइंस एंड ह्यूमनिस्ट आर इक्वल इम्पोर्टेंट। जो ऊपर देखो थर्ड, ये थर्ड लाइन में है ना, तो वहाँ पे क्या है, पैराग्राफ रिफ्लेक्ट पंडित नेहरू पॉइंट ऑफ व्यू, साइंस एंड ह्यूमनिस्ट्री आर इक्वली इम्पोर्टेंट एज थर्ड सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ। In him, scientists and humanity were held perfect balance. क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। 44 क्या है, सिनोनिम पूछा गया। गिवन द सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग। फेमस का सिनोनिम का, फेमस का, वी नो टू मेनी पीपल। हाँ, सिनोनिम क्या होगा, फेमस मतलब पॉपुलर। अवेफुल क्या होता है, वेरी बैड। और स्टडी क्या होता है, डेवलपिंग, ग्रोइंग, हैपनिंग ग्रेजुअली एंड द रेगुलर। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाता है, सी, पॉपुलर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45, एंटोनिम पूछा है। क्वेश्चन एंटोनिम किसका पूछा, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का एंटोनिम क्या होता है, ऑपेक। हाँ, ट्रांसपेरेंट मतलब क्या होता है, दैट कैन बी सीन थ्रू। ओपेक कैन नॉट बी सीन थ्रू। अदरवर्ड इसके लिम्पिड। लिम्पिड क्या होता है, यूज अबाउट लिक्विड क्लियर, क्लियर। 46 में देखते हैं, ये दिए गए विकल्प से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। पक्षी विज्ञान किससे संबंधित, पक्षी से। तो नृविज्ञान किससे संबंधित है, मानव से, मैनकाइंड से। जिस प्रकार पक्षी विज्ञान पक्षियों का अध्ययन करते हैं, उसी प्रकार नृविज्ञान मानव का अध्ययन करते हैं। चूज द वर्ड विच लिस्ट लाइक अदर द वर्ड इन द ग्रुप। उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता है। तो देखो, दही, मक्खन, पनीर, ये सब दूध से बनते हैं, तेल लेकिन दूध से नहीं बनता है। क्वेश्चन नंबर 48, किसी निश्चित कोड में प्रोडक्शन को क्या करा है, ये लिखा है इस वर्ड में, तो ओरिएंटेशन किस वर्ड में लिखा गया, ये पूछा है।
तो देखो PRODUCTIO यानी एस, ये हो गया। देखो इसमें एक जोड़ दे रहे हैं तो क्यू आ जा रहा है, एक घटा दे रहे हैं तो क्यू हो रहा है। ओ में एक जोड़ रहे हैं पी, मतलब इसमें क्या हो रहा है, एक प्लस हो रहा है, एक माइनस हो रहा है, प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, प्लस हो रहा है। फिर बीच में जो बीच वाला वर्ड है इसमें +2 किया है, फिर से प्लस माइनस प्लस, इस तरीके से किया है। उसी प्रकार अब देखो ओरिएंटेशन में क्या है, ओ में प्लस चेक करेंगे, आर में माइनस चेक करेंगे, आई में प्लस चेक करेंगे, ई में माइनस चेक करेंगे, एन में प्लस चेक करेंगे, टी मिड वाला है तो इसमें +2 कर देंगे, अदर में क्या है +1 -1 +1 -1 +1, इस तरीके का हो जाएगा। तो ऑप्शन मेरा क्या है, ये सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। इसमें ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है रिलेशन, ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन है। इसमें रीता की विचार करते हुए निखिल ने कहा, मैं उनकी माँ के पुत्र का इकलौती पुत्री हूँ। रीता निखिल की पत्नी। देखो इसमें क्या है, किसने कहा रीता की ओर इशारा करता है, मतलब रीता को इशारा कौन कर रहा है, निखिल का, निखिल ने इशारा कर रहा है। हाँ, रीता की ओर निखिल ने इशारा कर रहा है, क्या कर रहा है, ये जो लड़की है, मैं रीता की माँ के पुत्र, ये हो गया, का इकलौता पुत्र हूँ, इकलौता पुत्र है तो कौन हुआ, इकलौता पुत्र निकल हुआ। क्या संबंध देते हैं, तो रीता निकल से क्या संबंध देता, तो स्पष्ट है कि रीता कौन होगा, ये पुत्र की बहन होगी तभी तो होगा, ये बुआ हो गई, और सुनिए बुआ। यदि किसी वर्ष, क्वेश्चन नंबर 50 क्या है, यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उसी महीने में सोमवार की क्या संख्या होगी। देखो 25 अगस्त को क्या है, गुरुवार है, तो उसको उसी महीने में सोमवार की संख्या कितनी होगी, गुरुवार है तो 24 को कितना पड़ेगा, बुधवार पड़ेगा, 23 को मंगलवार पड़ेगा, 22 को सोमवार पड़ेगा। महीने में 1, 8, 15, 22, 29 अगस्त को सोमवार पड़ेगा। हाँ, तो सोमवार की संख्या कितनी होगी, 5। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है। हाँ, अगरतला, चेन्नई, रांची, पटना, तो इसमें क्या हुआ, पटना में नहीं हुआ है। लाइट हाउस परियोजना केंद्रीय शहरी मंत्रालय की महत्वाकांक्षी योजना है। 6 राज्यों में लाइट हाउस प्रोजेक्ट की नींव रखी गई। इसमें अगरतला जो कि त्रिपुरा में है, रांची जो कि झारखंड में है, लखनऊ जो कि उत्तर प्रदेश में है, इंदौर जो कि मध्य प्रदेश में, राजकोट गुजरात में, और चेन्नई जो कि तमिलनाडु में है। ठीक है, तो इसमें पटना में नहीं है। ठीक है, कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत, ये तो अभी आया था, रिलायंस जियो जो थी बनी थी। ये दूसरा एप्पल कंपनी जो है कि विश्व की सबसे मूल्यवान ब्रांड है। अमेजन दूसरे स्थान पे है, गूगल तीसरे स्थान पे है, तथा वीप चैट 94.5 BSI स्कोर के साथ ये वी चैट जो है 94.5 BSI के साथ विश्व की सबसे मजबूत ब्रांड कंपनी है। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं, बोल्ड बम्बू ओएसिस ऑन लैंड्स इन ड्रॉट परियोजना हाल में भारत के किस राज्य में शुरू की गई थी। ये राजस्थान में बांस की खेती के लिए बढ़ावा। हाल ही में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने राजस्थान के उदयपुर में सूखे एवं भू क्षेत्र पर बांस उद्यान बोल्ड बम्बू ओएसिस इन लैंड ड्रॉट नामक एक परियोजना शुरू की। खादी ग्रामोद्योग आयोग 1500 खादी ग्रामोदय आयोग 1956 में प्रकाशित एक संवैधानिक निकाय है। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन था। तो ये कौन सा, तो घाना था। संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्सीन युक्त अंतर्गत कोविड वैक्सीन पाने वाला देश घाना था। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करें, अंतरिक्ष में जाने वाले भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी यात्री कौन था। जो शीर्षा बांदला थी, तो इन्होंने अंतरिक्ष में जाने पर भारतीय मूल के दूसरी अमेरिका यात्री थे। और शीर्षा पेशे से एरोनॉटिकल इंजीनियर हैं। जो शीर्षा बांदला है वो इंजीनियर है। शीर्षा अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले भारत की तीसरी बेटी कल्पना चावला रही हैं और सुनीता विलियम्स रही हैं। उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के 2 साल के लिए प्रतिबंध लगा है। डोपिंग के लिए प्रतिबंध लगा है, इसमें ऑप्शन है योगेश्वर दास, सुमित मलिक, और इधर हैं रविंद्र सिंह और पवन कुमार। तो इसमें सुमित मलिक जो हैं इनके ऊपर डोपिंग का प्रतिबंध लगा था।
सुमित वली भारत के पहलवान हैं जो डोपिंग टेस्ट में पॉजिटिव पाए जाने के कारण 2 साल प्रतिबंध की सजा मिली थी। सुमित कहाँ है? राष्ट्रमंडल 2018 में क्या था? स्वर्ण पदक विजेता भी रहे हैं। उन्हें क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। भारत का वो कौन सा प्रथम राज्य है जहाँ पर एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली शुरू की गई? ये तो अभी हिमाचल प्रदेश में स्टार्ट किया गया था। हिमाचल प्रदेश भारत का प्रथम राज्य है जहाँ पे एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली शुरू की गई थी। उत्तर प्रदेश प्रथम राज्य है जहाँ पर पेपरलेस डिजिटल बजट पेश किया गया है। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे, ये वाला ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश प्रथम राज्य जो पेपरलेस डिजिटल बजट का। क्वेश्चन नंबर 58 की देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 की बात करता हूँ। किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019-20 के लिए यूडीआईएस शुरू किया गया था? तो ये जो है, ये कौन कौन किया गया था? शिक्षा मंत्रालय ने 19-20 के लिए यूडीआईएस की शुरुआत की। इसका पूरा नाम है यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन, या शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली है। इसके माध्यम से प्रत्येक स्कूल के एक कोड नंबर आवंटित किया जाता है। स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो स्मार्टफोन निर्माता कंपनी वीवो के ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली हैं। धोनी होमलैंड कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर है। इसका आंसर क्या होगा? विराट कोहली। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई आधारित पोर्टल सुपेश भारत के किस न्यायालय से शुरू किया था? सुपेश ने शुरू किया था सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने। एआई पर आधारित पोर्टल सुपेश भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शुरू किया है। इसका पूरा नाम सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंट इन कोर्ट इफिशियंसी है। कितने भारतीय राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? जो 5 राज्य हैं। कितने? 5 राज्य शामिल करते हैं। पहले क्या? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। और पाकिस्तान से गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। चीन से कौन है? हिमाचल प्रदेश से, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश ये सीमा लगाती हैं। कोस्टारिका किसकी राजधानी है? कोस्टारिका की राजधानी है तो ये सान जोस। हाँ, चीन की तो बीजिंग हो गया, कोस्टारिका सान जोस, भारत का नई दिल्ली हो गया, बांग्लादेश ढाका हो गया। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। केंद्र शासित लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्नलिखित कवर है? लक्षद्वीप केंद्र शासित जो लक्षद्वीप है उसके आधिकारिक भाषा मलयालम है। क्यों? क्योंकि वो पास में है। इसकी राजधानी कहाँ है? लक्षद्वीप की कवारती। ये अरब सागर में स्थित है। भारत द्वारा द्वीपीय संघ राज्य है। प्रवाल भित्तियों से बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 64। भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की संख्या क्या? भारत में संविधान में लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 है, परंतु 2020 के अंतर्गत आंग्ल भारतीय जो 2 सदस्य थे ना, आरक्षण की समय सीमा समाप्त हो जाने के बाद भारत सरकार ने इनके समय सीमा में वृद्धि नहीं की, न ही गजट द्वारा समाप्त की। ठीक है। अतः जब तक अधिसूचना द्वारा कोई जानकारी प्रकाशित नहीं की जाती है तो लोकसभा के कुल सदस्य संख्या 552 है। 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा भी वर्ष 2026 तक लोकसभा सदस्यों की संख्या में परिवर्तन नहीं करने की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस तो ये 14 सितंबर को मनाया जाता है, 14 सितंबर। और इसी में देखो 1 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व कार्य दिवस। 26 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय संवैधानिक दिवस। 3 अक्टूबर को जन एकता दिवस मनाया जाता है, जर्मन एकता दिवस मनाया जाता है। 66 में क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। सार्क देश नहीं है। सार्क देश कौन कौन सा नहीं है? हाँ, म्यांमार तो नहीं है, नेपाल है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है। हाँ, म्यांमार सार्क देश नहीं है। सार्क देश दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की स्थापना 8 दिसंबर 1985 में ढाका में किया गया था। 7 संस्थापक देश बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान वर्ष 2005 में सदस्य बना। सार्क का मुख्यालय काठमांडू, नेपाल में स्थित है। सार्क का मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता, स्वतंत्रता, हस्तक्षेप एवं पारस्परिक लाभों के सिद्धांतों का सम्मान करना है। निम्नलिखित में किस स्थान पर अजंता एवं एलोरा गिरते हैं? ये तो क्या औरंगाबाद में है। अजंता एवं एलोरा गुफा निर्माण राष्ट्रकूट वंश द्वारा महाराष्ट्र
महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में करवाया गया था, जबकि अजंता गुफाओं का निर्माण गुप्त शासकों द्वारा करवाया गया था। जो अजंता एलोरा गुफा है औरंगाबाद महाराष्ट्र में ही राष्ट्रकूट वंश द्वारा किया गया था, और अजंता गुफाओं का निर्माण गुप्त शासकों द्वारा कराया गया था। जहाँ अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, वही एलोरा हिंदू, बौद्ध एवं जैन धर्म से संबंधित है। दोनों स्थल 1983 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। ओणम किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है? ओणम तो केरल का है, ठीक है, केरल इसका सही उत्तर है। तो अब बिहू तो असम का है। पोंगल तमिलनाडु का है। महामस्तकाभिषेक जो है कर्नाटक का है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे नजदीक है? तो सूर्य से सबसे नजदीक कौन सा है? पृथ्वी दूर है, मंगल दूर है, चंद्रमा दूर, बुध सबसे नजदीक है। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह बुध है। पृथ्वी सूर्य से दूरी के क्रम में बुध है, शुक्र आता है, पृथ्वी के बाद मंगल आता है, चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह है। सूर्य से दूरी के क्रम में वरुण सबसे दूर है। क्वेश्चन नंबर 70। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? ऑप्शन सी जो है रविन्द्रनाथ टैगोर। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई व्यक्ति रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। उन्होंने वर्ष 1913 में साहित्य क्षेत्र में गीतांजलि की रचना के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। टैगोर का जन्म 1861 में कोलकाता में हुआ था। ये एक कवि, लेखक, समाज सुधारक, दार्शनिक एवं चित्रकार थे। इन्होंने ही महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा कहा था। भारत एवं बांग्लादेश का राष्ट्रगान रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था, ठीक है। और ये एक गद्यांश दिया हुआ है। गद्यांश को आप पढ़ सकते हैं, एक बार जल्दी से पढ़ लेंगे और पढ़ने के बाद ये क्वेश्चन करेंगे हम। क्वेश्चन जैसे कि विश्व में शांति क्यों आवश्यक है, तो उसमें दिया है विश्व में शांति क्यों आवश्यक है, तो यहाँ पे ढूंढ लेंगे हम विश्व में शांति क्यों आवश्यक है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। हाँ, विश्व में शांति, इसका आंसर देख लेते हैं। तो दिए गए गद्यांश का विश्व में शांति मानव जाति के विकास के लिए आवश्यक है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और 72 क्वेश्चन देखते हैं। विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक क्या है? तो गांधी जी का मानना था कि विश्व की शांति की स्थापना में अहिंसा और प्रेम सबसे महत्व और अस्त्र है, तो ये सही हो जाएगा ऑप्शन बी। कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है, ये गांधी जी का मानना था कि अहिंसा द्वारा कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता था, तो अहिंसा द्वारा। और क्वेश्चन नंबर 74 में देखते हैं। किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व हैं। दिए गए गद्यांशों के अनुसार किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग का प्रमुख तत्व क्या है? शांति, ईर्ष्या एवं रचनात्मक कार्य, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नितांत शब्द का उपयोग पर्याय है। नितांत का पर्याय में नितांत मतलब बिल्कुल होता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और गद्यांश, दूसरा गद्यांश पढ़ लेंगे। इसमें हम देखते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं, आप इसको पढ़ के कर सकते हैं। विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कही गई है क्योंकि इसके बल से मनुष्य, देखो इसमें क्या है, गद्यांश के अनुसार विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कही गई क्योंकि इसके बल से मनुष्य प्रकृति और प्रजातिगण का सिरमौर है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। वैज्ञानिक चिंतन पद्धति से मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार यह किया है कि ये ब्रह्मपुत्र रूढ़िवादी विचारों से, मतलब कि क्या प्राप्त हुआ? ब्रह्मपुत्र रूढ़िवादी विचारों से मुक्ति मिली है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। विश्व के परिवारवत लगने का मुख्य कारण क्या है? इसमें ये पहला ऑप्शन होगा, यातायात एवं संचार साधनों का विकास। यातायात एवं संचार साधनों के विकास के से समय एवं राष्ट्र की दूरियां बहुत कम हो गई हैं, जिसके फलस्वरूप समूचा विश्व एक परिवार सा प्रतीत होने लगा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। हस्तमलक, इससे क्या अभिप्राय है? हस्तमलक अस्पष्ट, ये गलत है। पास में रखे हुए आंवले की तरह, ये भी गलत है। हाथी के लिए आंवले की तरह, ये भी गलत है। अस्पष्ट एवं अनायास, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 79 सही है। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 क्या है? वैज्ञानिक चिंतन पदबंध से क्या आता है? वैज्ञानिक चिंतन का आता क्या है? स्वस्थ एवं संतुलन चिंतन। वैज्ञानिक चिंतन का अर्थ है स्वस्थ एवं संतुलन चिंतन, ऐसा ऑप्शन डी सही है। अब देखो इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है,
क्वेश्चन नंबर 81 से 85 तक ये ग्राफ पे आधारित क्वेश्चन है, इन पे देने हैं। ग्राफ में एक परीक्षा में 7 छात्रों के इतिहास एवं भूगोल का अंक अनुपात दर्शाए गए हैं। इसमें पूछा कितने छात्र, 81 क्वेश्चन नंबर में दिया है, कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किए हैं। तो भूगोल पहले देख लेते हैं। हम्म, इसमें पूछें कितने छात्रों में भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक हैं। तो इतिहास और भूगोल का अनुपात दर्शाया गया है। जहाँ ग्राफ में अनुपात का मान 1 से अधिक है, वहाँ पर भूगोल की अपेक्षा इतिहास में अधिक अंक अर्जित किए गए। ऐसे छात्रों की संख्या कितनी है? 3 है। ठीक है, 3 है, 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 82 में क्या है, निम्नलिखित में किन छात्रों में भूगोल की अपेक्षा इतिहास का कम अंक मिले हैं। तो ग्राफ में जहाँ पे एक मान से कम है, वहाँ पे भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक कर देते हैं। 1 2 3 6 है। 1 2 3 6 है। 1 पे है, 2 पे है, 3 पे है और 6 पे है। 1 2 3 6, 6 था। ठीक है। 83 में क्या है, भूगोल में छात्र 3 से 4 भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य अंक की प्रतिशत बढ़त है। हाँ, प्रश्न में इतिहास या भूगोल के अंकों को नहीं दर्शाया गया है, बल्कि अनुपात को दर्शाया गया है। अतः अब इस प्रश्न का उत्तर देने के आंकड़े पर्याप्त नहीं है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 84 में क्या है, इतिहास का भूगोल के अधिकतम अनुपात का न्यूनतम अनुपात का अंतर कितना है। तो 1.5 का अधिकतम था, 0.35 ये न्यूनतम था, तो डिफरेंस कितना है 120। देख लेते हैं इसको। देखो यहाँ पे दिया है ना, मैक्सिमम कितना है 1.5 है, मिनिमम कितना है 0.35। ठीक है, तो ये हो गया। तो और 85 क्वेश्चन नंबर में छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले, इसके इतिहास में कितने अंक हैं। छात्र 4 का देखो, उसमें देखेंगे तो अनुपात जो दिया था ये 1.25 दिया था। 125 और 500 कर लेंगे, =5/4 कर लेंगे। तो 4 का अंक है 60, 5 का होगा 75, तो इतिहास में कितने होंगे 75 अंक होंगे। तो ऑप्शन सी सही होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट ग्राफ है। ग्राफ का अध्ययन दिया गया है। प्रोडक्ट ऑफ द राउल इन मेटेरियल टन दिया है और मेट्रिक टन दिया है। मैक्सिमम राइज इन द प्रोडक्शन ऑफ राउल आवाज दिया, कच्चे ऊन के उत्पादन का उच्चतम वृद्धि का वर्ष था, ये दिया गया है। तो इसमें देख के आप देख सकते हैं 2016-17 के बीच में 65 माइनस 53 के है, तो 12 मीट्रिक टन का है अंतर। 2018 में 17 से 11 मीट्रिक टन का है। ठीक है, और ऐसे ही 19 से 20 के बीच में 68 से 58 में 10 मीट्रिक टन का है, और 20 से 21 के बीच में 73 माइनस 5 मीट्रिक टन का है। तो 16-17 में कच्चे ऊन का उत्पादन वृद्धि था। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी, 16 से 17 के बीच में। और 87 में देखते हैं, पहले 4 वर्ष के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्ष कच्चे ऊन का उत्पादन कितना % बढ़ गया। पहले 4 वर्षों में देखते हैं तो 56, 51, 53, 65, टोटल कितना 225। अंतिम 4 वर्ष देखते हैं 76, 58, 68, 225 में, तो कितना डिफरेंस हो गया। और फिर वृद्धि देखते हैं तो 50 अपन 225, 22% वृद्धि हो गई। द एवरेज प्रोडक्शन ड्यूरिंग द 8 ईयर, मतलब 8 वर्षों के दौरान औसतम उत्पादन, 8 वर्ष है तो पूरा जोड़ देंगे। 56, 51, 53, 65, 76, 58 और 68, 73, टोटल कितना हो जाएगा 62.5 मीट्रिक टन एवरेज में आ जाएगा। 89 उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत किस वर्ष रही है। तो इसमें देखोगे 2014, 15, 18, 19 के बीच में ही पिछले वर्ष की तुलना में घटत हुई है। 2014-15 में प्रतिशत घटत कितनी है 5/56 इंटू 100 कर देंगे तो 8.92% हो गई। 18-19 में देखेंगे तो 18/56 76 इंटू 100 करेंगे तो 23.6% हो गई। अतः 2018 में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत रहा है। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। 2014-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन तथा 2019 के उत्पादन का कितना भाग था। तो इसका देख लेते हैं। तो ये कितना है 51 था, बटे 3/5, तो आंसर डी सही हो जाएगा 3/4।
अब देखो दी गई तालिका के आधार पर प्रश्न का उत्तर देना है। ये मैथ के क्वेश्चन प्रैक्टिस पे होगा, प्रैक्टिस आप जितना करेंगे उतना सही है। फिर भी देख सकते हैं, ओवरव्यू दे दे रहा हूँ। इसमें पूछा है जैसे कि ये तालिका दिया हुआ है, 5 सेल्समैन द्वारा अर्जित वार्षिक कमीशन दिया हुआ है, किस वर्ष सेल्समैन सी द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम है। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक देख लेंगे, इसके लिए देख लेंगे 16 में कितना हुआ, तो 27,800 माइनस 26,200 तो 1600 हो गया। 17 में 28,200 माइनस 27,800 400 हो गया। 18 में 19,100 28,200 900 हो गया। 19,19 में 29,400 29,100 300 हो गया। 2020 में 30,000 29,400 तो 600 हो गया। तो बस ये देख सकते हैं 2016 में सेल्समैन सी द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम, तो आंसर क्या हो जाएगा 2016। 92 क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2018 में बी का कमीशन पाँचों सेल्समैन के उसी वर्ष के कुल कमीशन का लगभग कितने प्रतिशत था। तो 2018 में पाँचों सेल्समैन की कुल कमीशन कितना था, 1,40,960 हुआ। तो बी का कमीशन कितना है, 28,000 है। तो परसेंटेज कितना निकलेगा, 28,19,505 के लगभग पड़ेगा। ठीक है। तो और 93 क्वेश्चन देखते हैं। किस सेल्समैन का 2018 में कमीशन 2015 की तुलना में वृद्धि दर्शाता है। तो ए का देखते हैं 2015 की तुलना में 18 का, तो 29,000 ये कितना होगा, 29,800 माइनस 17,300 तो कितना होगा 24,500 28,000 माइनस 26,850 तो 1,150 29,100 26,600 26,200 है तो 2,900 होगा। 30,060 से 27,850 बाईस है। 30,000 से 28,440 1300। सेल्समैन चीज के लिए 2018 में कमीशन 2015 की तुलना में कितनी, तो आंसर क्या हो जाएगा डी, जो कि ऑप्शन मतलब सी दिया हुआ है, सेल्समैन सी। नियम निम्न है, किस वर्ष में किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का अंतर अधिकतम है। तो ये कब का होगा देख लेते हैं। इसमें सेल्समैन को 52 रुपये है। बी का देख लेते हैं, बी का क्या है 2150 आएगा। सी का आएगा 3800 रुपया और डी का आएगा इतना। ई का आएगा 1360 रुपया। तो सेल्समैन ई के लिए वित्तीय वर्ष 19 अधिकतम है। तो सी कितना है, आंसर सी हो जाएगा 2019 में। इन द ईयर वर्ष 19 में सेल्समैन द्वारा अर्जित कमीशन ए द्वारा अर्जित कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रतिशत 19,800 24,000 तो कितना है 121%। ठीक, 121%, ऑप्शन डी। एक बार कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है तो ऑप्शन डी हो जाएगा। और लास्ट ये तालिका देख लेते हैं। नीचे की तालिका सावधानी अध्ययन करें। विभिन्न महीना में 4 शेयर ब्रोकर खुले हुए खातों की संख्या दिखाए गए हैं। ये तालिका दी हुई है एंजल, सारे खान और जेरोधा और ट्रेड बोल का। तो मई का दिया हुआ, जून का, जुलाई का, अगस्त, सितंबर का। ठीक है। इन निम्नलिखित में से किस महीने में खुले खातों का संख्या औसतम मध्यम है। तो देखो इसमें क्या करेंगे, महीने की खुले संख्या का औसत निकाल लेंगे। ठीक है, 28 हो गया। जून का निकाल लेंगे इसी प्रकार, तो जून का हो गया, जुलाई का हो गया, अगस्त का हो गया। ठीक है, तो सितंबर का हो गया, कितना हो गया तो सितंबर महीने में देखो, सितंबर महीना कहाँ गया, सितंबर महीना ये जो है 50 औसतम महत्व सबसे ज़्यादा अधिक है सितंबर महीने का। अगस्त में खुले खातों की संख्या जून में खुले खातों की संख्या अगस्त की संख्या से लगभग कितने % कम या ज़्यादा थी। तो बी ऑप्शन सही है। बी मतलब ये कैसे, अगस्त में खुले खातों की 180, जून में खुले खातों की 180, तो डिफरेंस निकालेगा तो 47 आएगा और रेशियो पूछ रहा था 50% लगभग हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98 देख लेते हैं। मई से सितंबर तक एंजल में खुले खातों की संख्या, जेरोधा में खुले खातों की संख्या का लगभग अनुपात। तो दोनों पूछा है तो क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। और देखो एंजल में भी ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 208 इसका जाएगा, 200 इसका जाएगा। तो अनुपात पूछा है तो 1.04 आ जाएगा। किसी शेयर ब्रोकर में खुले खातों की संख्या कितनी महत्वपूर्ण होगी। तो इसमें 99 को देख लेते हैं। ये किसी शेयर ब्रोकर में खुले खातों की संख्या कम महत्वपूर्ण। तो एंजल वाले को देखो औसत निकालेंगे तो 41 आएगा। शेर खान में निकालेंगे तो 29.4 आ जाएगा। जेरोधा में 40 आ जाएगा। ट्रेडबुल में खुले थे 42। तो जो ट्रेडबुल है ये सबसे ज़्यादा, ट्रेडबुल में खुले खातों की संख्या महत्वपूर्ण सबसे अधिक यही होगा। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रेडबुल में खुले खातों की संख्या का औसत शेर खान के खुले खातों की संख्या के औसत के अलावा कितने % है। तो इसमें देखो परसेंटेज निकाल लेंगे तो इसका जो आया था, ये पिछले क्वेश्चन में आया था, औसत निकाले थे
कितना नहीं आ रहा है? 41.6। और देखो ये आता ट्रेडमिल का इतना है और शेर खान का 800 है, तो डिफरेंस कर देंगे तो इंटू अपन इतने कर देंगे, कितना आ जाएगा? 57.8। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो आज यहीं पे रोकते हैं और दूसरा पेपर सॉल्व करेंगे अभी नेक्स्ट में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, नेक्स्ट पेपर में सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।